Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। तो पूरे न्यूज़पेपर को पूरे अच्छे से पढ़ना और वीडियो को टिल एंड तक देखना। चलिए दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ आ रही है। आफ्टर 68 ईयर टाटा विन बैक एयर इंडिया विद 18,000 करोड़ बिड। दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, अभी रिसेंटली रतन टाटा ने अपनी जो एयर इंडिया है उसको पूरी तरीके से बाय कर लिया है और उसकी जो बोली लगाई गई वो 18,000 करोड़ की लगाई गई है, जो कि रतन टाटा की सबसे बड़ी बोली है। और फाइनली जो एयर इंडिया है वो किसकी कस्टडी में आ गया है? रतन टाटा की कस्टडी में आ गया। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा बट रतन टाटा की इस कंपनी के साथ यानी एयर इंडिया के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। पुराना संबंध का मतलब यह है कि जो इनके पिताजी हुआ करते थे JRD टाटा, इन्होंने एयर इंडिया को स्टार्ट किया था, बट बीच में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ गए थे जिसके चलते JRD टाटा को उनसे निकाल दिया गया था। लेकिन फाइनली रतन टाटा ने अपनी खुद की जो पेरेंट कंपनी है उसको वापस अपने टेक ओवर में कर लिया गवर्नमेंट से। दोस्तों अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो आप हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हिस्ट्री बताई हुई है। हिस्ट्री क्या बताई हुई कि सन 1932 में JRD टाटा ने इनको इस एयरलाइन को स्टार्ट किया था। किस एयरलाइन को? जो हमारी एयर इंडिया है। और इन्होंने पहली फ्लाइट जो भरी थी वो कराची से बॉम्बे में भरी थी। अब आप कहोगे सर कराची तो पाकिस्तान में। दोस्तों उस टाइम पाकिस्तान नहीं होता था ना, उस टाइम तो हमारा डिवीजन हुआ नहीं था, तो ये इंडिया का ही पार्ट था। तो पहली फ्लाइट जो है वो कराची से बॉम्बे यहाँ पर चलाई थी 1932 के अंदर, जिसमें JRD टाटा जो है पायलट हुआ करते थे उस एयरलाइन के, और उनकी खुद की एयरलाइन थी। फिर 1946 में क्या होता है कि इसको जो है जो टाटा एयरलाइन है इसको एक पब्लिक कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाता है। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जहाँ पर मोर देन 7 मेंबर्स होते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर्स को 3 अपॉइंट किए जाते हैं। और इसके नाम को चेंज करके एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। जो पहले टाटा एयरलाइन थी इसको चेंज करके इंडियन एयरलाइन रख दिया गया था, एयर इंडिया एयरलाइन रख दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ, 1948 के अंदर गवर्नमेंट ने देखा कि ये एयरलाइन तो बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर जा रही है, तो क्यों ना इसकी स्टेक होल्डिंग को टेक ओवर कर लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन दिनों पर 49% स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट ने यहाँ पर बाय कर ली। अब क्या है कि नो डाउट यहाँ पर अभी माइनॉरिटी पर गवर्नमेंट है और JRD टाटा मेजोरिटी पर है, बट गवर्नमेंट ने 1953 के अंदर इस एयरलाइन को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। अच्छा, नेशनलाइज का मतलब होता है जब हम किसी प्राइवेट कंपनी को 100% बाय कर लेते हैं और उसमें पूरी होल्डिंग गवर्नमेंट की हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो 1953 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया था। 2007 के अंदर क्या हुआ था, एयर इंडिया के साथ दूसरी एयरलाइन को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था, और उसका नाम है जैसे एयर इंडिया और एयर इंडियन एयरलाइन, इन दोनों को आपस में मर्ज करके इस एयरलाइन को और भी ज़्यादा बड़ा बना दिया गया, यानी पहले से ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ा दिया गया। 2012 के अंदर गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग होती है रही। मैं आपको बता दूं कि जो एयर इंडिया हमारी, इसमें लगभग 67,000 करोड़ रुपए का जो उधारी है या कह लो जो लॉस है वो यहाँ पर था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आने वाले समय के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बेच देंगे। और 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने पहली बार इसको कोशिश की बेचने के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक कंडीशन ये रखी कि हम सिर्फ 100 में से 76% की होल्डिंग यहाँ पर बेचना चाहते हैं, बाकी जो हमारे 24% की होल्डिंग है वो गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती है। लेकिन उस टाइम पर कोई बिडर सामने नहीं आया, क्योंकि बिडर का ये कहना था कि पहली बात तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, और दूसरी बात अगर गवर्नमेंट इसमें अपनी स्टेक होल्डिंग रखेगी तो क्या फ़ायदा कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाए जो लॉस मेकिंग है, ऊपर से गवर्नमेंट भी होल्डिंग रखेगी। तो यहाँ पर 2018 के अंदर इसकी बिडिंग में कोई भी नहीं आया। लेकिन जब जनवरी 2020 के अंदर इन्होंने बिडिंग के रूल्स में चेंज किए तो इन्होंने कहा कि हम अपनी जो होल्डिंग है वो पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं, यानी 100% हम एयरलाइन को यहाँ पर बेचना चाहते हैं। तब यहाँ पर जाके प्रॉपर बिडिंग होती है, और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी बिडिंग को ओपन किया, और इस बिडिंग के अंदर टाटा सन्स की हाईएस्ट बिडिंग थी और वो जीत गए। फाइनली जो हमारे पास ये एयर इंडिया अभी टाटा सन्स के पास यहाँ पर चली है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर क्या था कि जो टाटा सन्स थे इसके साथ साथ एयर एशिया भी था जो मार्केट में बिडिंग के लिए आया था। इवन विस्तारा कंपनी भी थी, बट इनकी बिडिंग थोड़ी सी कम रही और टाटा की बिडिंग ज़्यादा थी, इसलिए ये जो डील है वो किसने फाइनल कर ली, टाटा ने कर ली। दोस्तों आपको बता दूं ये पूरी जो डील है वो 18,000 करोड़ की हुई है, जिसमें से 2700 करोड़ तो कैश में दिए जाएंगे और 15,300 करोड़ जो है वो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू यहाँ पर देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि टाटा सन्स की पुरानी कंपनी उनके पास वापस आ गई, वो भी कब, 68 ईयर के बाद। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हुई। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आया है, इंडिया चाइना पेट्रोल्स फेस ऑफ इन ताइवान। अभी तवांग, सॉरी नॉट ताइवान, तवांग।
तो ये तवांग क्या है बेसिकली, यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया और जो चाइना है उनके बीच में अभी एक पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसमें दोनों आर्मी आमने सामने बिल्कुल फेस टू फेस मिलती हैं और अपनी पेट्रोलिंग करती हुई यहाँ पर नजर आती हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तवांग को लेकर एक बहुत बड़ा इशू चलता है। चलो मैं आपको तवांग के बारे में पहले आपको बताता हूँ कि तवांग को लेकर क्या इशू चलता है। देखो आप यहाँ पर ये इंडिया का मैप देखिए, तो इंडिया के इस मैप के अंदर आप देखेंगे जो चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूटेड एरिया चलते हैं, एक तो ये JNK वाला इशू चलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरांचल ये वाला जो इलाका है ना, इनके साथ हमारा जो है वो इशू चलता रहता है। फिर यहाँ पर आप सिक्किम की तरफ देख सकते हैं, जो बीच में सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश, इन 3 जगहों पर हमारा LAC पाया जाता है, जहाँ पर हमारे पास कन्फ्लिक्ट होता है एरियाज़ को लेकर। चाइना हर चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश के बगल में जस्ट एक छोटा सा आपको रेड कलर का ताइवान नज़र आ रहा होगा, तो तवांग, नॉट ताइवान। तो तवांग जो है इसको लेकर क्या बोला जाता है कि चाइना ये कहता है कि तवांग जो है ये हमारा है और हम इस पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि ये रियलिटी के अंदर ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, यानी ये हमारे इंडिया का ही एक पार्ट है। अब इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री जिसके चलते चाइना जो है वो डोमिनेंसी अपनी दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता है। वो हिस्ट्री क्या है, चलो मैं आपको पूरा इशू बताता हूँ। हिस्ट्री कुछ ऐसी है, एक मिनट दोस्तों, 9 अक्टूबर, हाँ हिस्ट्री है। पहली बात तो आप ये देखो, जो इंडिया और चाइना का तवांग इशू है, ये जीएस पेपर नंबर 2 जो पॉलिटी है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये तवांग का जो एरिया है वो कंट्रोवर्शियल बातें क्यों करता है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये पहली बात तो तिब्बत का एक पार्ट था, ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या था, तिब्बत का एक पार्ट था। 1914 के अंदर शिमला अकॉर्ड हुआ था, जिसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की गई थी, एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें तिब्बत को अलग कर दिया गया था और इंडिया को अलग कर दिया गया था। और इस ट्रीटी के अनुसार क्या था कि जो तवांग है वो ब्रिटिशर ने जो किसके हाथों में कर दिया था, ये हमारे इंडिया के हाथों में कर दिया था और इसको चाइना से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। तो 1950 में जो तिब्बत है, अब तिब्बत क्या था कि तिब्बत जो है वो पूरी तरीके से चाइना के द्वारा, रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। 1959 में क्या होता, दलाई लामा में तिब्बत ने ये बोला कि जो तवांग का एरिया है वो कहाँ चला जाएगा, भारत के पास चला जाएगा। मतलब ये जो तवांग वाला एरिया ना, ये कभी पहले तिब्बत का एरिया हुआ करता था और अब तिब्बत पे किसने राज कर लिया, चाइना ने। तो चाइना कहते हैं जब तिब्बत हमारा है तो तवांग एरिया भी तो हमारा ही हुआ, बट इंडिया ही कहता है कि नहीं, 1959 से पहले जो हमारी एक डील हुई थी, अगर ब्रिटिश के टाइम पर याद करो, तो उस डील के तहत ये जो पूरा एरिया है ये किस में आ गया था, इंडिया के पास आ गया था। फिर इवन हमारे यहाँ पर जो सिनो इंडियन वॉर हुआ था 1962 में, उसमें क्या हुआ था कि चाइनीज़ लोगों ने पूरी कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की थी, बट हमने फिर भी तवांग को अपने पास रखा। और इसी बात को लेकर अब चाइना जो है बहुत परेशान रहता है और कहता है कि नहीं, जो तवांग वाला एरिया है ये हमारा एरिया है। तो मैं आपको बताता हूँ ये एरिया हमारे भारत का ही है, लेकिन चाइना जो है वो उस पर अपनी डोमिनेंसी दिखाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करता है अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक है। चलिए, तो इसी को लेकर पेट्रोलिंग हुई थी, जहाँ पर फेस टू फेस यहाँ पर बात की थी। इवन इंडिया ने क्या किया था कि कुछ ऐसे सोल्जर्स थे जो बार बार पेट्रोलिंग के रूल्स को तोड़ रहे थे, तो उनको अपने पास 10 दिनों तक के लिए डिटेन भी कर लिया था। डिटेन मतलब अपने पास पकड़ के रख लिया था, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, पैनिक स्ट्रिक्टनेस, पंडित गो ऑन लीव इन वैली। अभी लीव इन वैली की बात चल रही है। क्या होता है कि ना, जब जैसे चाइना और इंडिया है, इनके जो LAC बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित हैं, तो इन्होंने क्या किया था, अभी कुछ टाइम पहले जब यहाँ पर चाइना की डोमिनेंसी को ज़्यादा देखने के लिए मिल रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि जो वैली है उनको छोड़कर ही चले गए थे। एक काम करता हूँ, मैं आपको ना इस आर्टिकल को आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लगता है इसके लिए प्रॉपर वो आपके दिमाग में माइंड सेट नहीं हो रखा कि हाँ ये क्या पंडित की बात चल रही है। मैं इसको आगे अभी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलो, अभी मैं इस आर्टिकल को यहाँ पर स्किप करना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको और बेहतर आर्टिकल बता पाऊँ। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इंडियन नेवी फोर्स किस तरह से अपनी प्रदर्शनी करती हुई नजर आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कल की डेट में यानी 8 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने पूछा भी था कि अक्टूबर मंथ में कुछ डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था, बट सही आंसर नहीं दिया था। मैं पूछना ही चाह रहा था कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी जो कल की डेट में हमारा 8 अक्टूबर गया है, ये हमारा 89th इंडियन एयरफोर्स डे था। अब मैं आपको इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इंडियन एयरफोर्स डे क्या होता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डे जो होता है ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर भी इसके टॉपिक्स कवर किया जाता है। अभी चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए क्योंकि कल की डेट के अंदर हमारे यहाँ पर 89th इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया था हमारे इंडियन एयरफोर्स आर्मी के द्वारा। अब क्या हुआ था, 8 अक्टूबर को
इसी दिन 1932 के अंदर हमारे यहाँ पर रॉयल एयर फोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम बनाया जाता है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1932 में हमारा जो देश है वो गुलामी मतलब कॉलोनियल पीरियड में था, किसके? ब्रिटिशर्स के, यानी यूके के। तो यूके ने क्या किया था, अपनी एक आर्मी बनाई थी, मतलब इंडिया में आके उन्होंने अपनी एयर फोर्स बनाई थी और उसका नाम रखा था रॉयल एयर फोर्स ऑफ यूके। ठीक है। अब 1933 में क्या होता है, इसको पहली बार ऑपरेशन में लाया गया था। 1940 के अंदर इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो टू हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, जो 1939 से 1945 तक चला था, उसमें एयर फोर्स ऑफ इंडिया जो है उसने पूरी तरीके से यहाँ पर किया गया था, काम किया था मिलकर, मतलब एक तरह से लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। फिर 1950 में क्या था, जो एयर फोर्स है वो हमारे जब आप जानते हो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो अभी इसका जो नाम है उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया था, इंडियन एयर फोर्स कर दिया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे वर्ल्ड में अगर हम आर्मी की बात करें, एयर फोर्स की बात करें, तो जो टॉप 5 है उसमें हमारे भारत का नाम 4th नंबर पर आता है। सबसे बड़ी एयर फोर्स है वो यूएसए की है, फिर दूसरे नंबर पे चाइना की, तीसरे नंबर पे रशिया की है और चौथे नंबर पे हमारे भारत की लार्जेस्ट जो एयर फोर्स है वो मानी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसका जो मोटो है, अगर हम देखें इंडियन एयर फोर्स का, तो वो मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। अब मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो भगवत गीता है उसके 11वें अध्याय यानी 11वें चैप्टर से ये पॉइंट उठाया गया है। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं यानी प्रेसिडेंट होते हैं। और जो इनके चीफ एयर स्टाफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी एयरफोर्स के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर। और इंडिपेंडेंस के डे के बाद से अगर हम बात करें, इसने कई जो हमारे इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने पाकिस्तान से, इवन चाइना से कई टाइप के युद्ध वगैरह भी किए जिनमें उन्हें जीत भी हासिल हुई है। तो ये बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री थी, आपको पता चलेगा कि इंडियन एयरफोर्स हमारे किस तरह से अंग्रेजों ने 1932 में बनाई थी और अब फाइनली 89 ईयर हो चुके हैं इसकी एनिवर्सरी को। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर अभी फर्स्ट पेज ही चल रहा है। ठीक है, देख रहे हो फर्स्ट पेज में कितने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आज आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड। अभी डिजिटल डिवाइड की लेकर यहाँ पर बात की है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 के टाइम पर क्या हुआ था कि जो स्कूल्स हैं वो तो बंद कर दिए गए थे। अब जब स्कूल बंद कर दिए तो बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या था कि ऑनलाइन सिस्टम चलाया गया था। ऑनलाइन सिस्टम में क्या हुआ कि जिनके पास पैसा था उन्होंने तो अपने लैपटॉप, आईपैड वगैरह या मोबाइल स्क्रीन इस टाइप की चीज़ें तो बाय कर ली, लेकिन उस गरीब इंसान का क्या जिसकी अपनी खुद की जॉब छूट गई हो, खाने के लिए घर में पैसा ना हो, और वो क्या मोबाइल गैजेट जैसी चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो ऐसे में क्या हुआ था कि माइग्रेशन होने शुरू हुए थे, स्कूल से नाम कटवा के बच्चे घर में काम करने लग गए थे या कहीं पर छोटी मोटी जॉब्स करने लगे थे, जिसके चलते उनकी स्कूलिंग पूरी नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये जो अब डिवाइड आया है ना दो ग्रुप के बीच में, कि अमीर बच्चे और गरीब बच्चे के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड देखने के लिए मिल रहा है, तो इस डिवाइड के गैप को यहाँ पर फिल करना चाहिए। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने उन बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं है, खासतौर पे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों को कुछ ऐसा पैकेज प्रोवाइड कराया जा सके जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर कंसर्न जता सके और उनके पास जो गैजेट्स जिनका यूज़ उनको करना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर ऐसी फैसिलिटी है, ये स्कूल में 100% तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि दोनों के बीच का जो अंतर है, जो अमीर बच्चे और गरीब बच्चे हैं, इनके बीच के अंतर को यहाँ पर दूर किया जा सके। क्योंकि हमारे लिए जो पढ़ाई है वो हर किसी के लिए क्या है, इक्वल राइट है। और ये राइट क्योंकि दूर होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पर कोविड पेंडेमिक जो चली थी, जिसके चलते हर इंसान, हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा था महंगी महंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी सी जजमेंट यहाँ पर आई हुई थी। इसके बाद अगर हम और आगे चले तो सेकंड पेज पर यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ चलिए कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो स्कूल के बच्चों को ड्राई राशन क्यों जैसे दे रही थी। आपको पता ही होगा अभी मिड डे मील प्रोग्राम, आपको पता है ना, इसके अंदर क्या था कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, मिड डे मील प्रोग्राम के तहत खाना मिलेगा, ताकि उनकी जो माल न्यूट्रिशन है और जो उनके अंदर कैलोरीज वगैरह है वो प्रॉपर उन तक पहुंच सके। लेकिन क्या होता, लॉकडाउन के टाइम पर यहाँ पर केजरीवाल के द्वारा क्या किया था, ड्राई मील प्रोवाइड करवाया था, ड्राई राशन, लाइक जैसे गेहूँ हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, इस टाइप के अनाज यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए थे, क्योंकि बच्चे तो आ नहीं थे, स्कूल बंद पड़े थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इस चीज़ को और भी ज़्यादा हमें जो है इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि आज भी हम मिड डे मील के तहत हम प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं अपने बच्चों को और अपने सिटीजनशिप को। ठीक है, ये तो छोटा सा आर्टिकल था, छोटा मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चले तो यहाँ पर फिलहाल इस वाले आर्टिकल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, छोटा सा ये आर्टिकल आप ये कह सकते हो, ये जो था ना कम्यूटिंग टू स्कूल आर रिस्की पाथ फॉर किड्स, तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आप जानते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ पर कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, इसमें बच्चों को कोविड के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर कम थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आती तो ऐसे में बच्चों के जो चांसेस हैं वो कहीं ज़्यादा हो सकते हैं
कि उनके यहाँ भी जो महामारी है वो यहाँ पर फैल सकती है। तो आने वाले समय के अंदर हमें क्या करना चाहिए, अपने पास चीज़ों को इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि हम चीज़ों को और बेहतर बना सकें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने जैसे सेंसस होता है ना, हमारा 2011 का सेंसस लिया गया था, तो हमने उसमें देखा कि हमारे पास 18 साल से नीचे ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि रोड जो है वो प्रॉपर नहीं है, और अगर रोड है तो जिस व्हीकल से वो जा रहे हैं वो व्हीकल के सेफ्टी मेजर्स होते नहीं जितने होने चाहिए। से स्कूल वैन होती है उसमें 10-10 बच्चों की जगह 20-20 बच्चे गधे घोड़ों की तरह भरे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कुछ समझते नहीं है, बट उन्हें जैसा बोल दिया है वो वैसा कर लेते हैं। फिर कुछ बच्चे अपनी खुद की साइकिल और स्कूटी पर जाते हैं। तो ऐसे में रोड एक्सीडेंट जैसी जो चीज़ें वो यहाँ पर देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर कंसर्न ये जताया गया है कि जिस तरह से रोड एक्सीडेंट बच्चों के बढ़ते आ रहे हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म लेकर आना पड़ेगा। इस तरह का मैकेनिज्म लेकर आना पड़ेगा कि प्रॉपर एक साइकिलिंग रोड बना दी जाए जिसके तहत बच्चे जो है प्रॉपर उस साइकिल पे रहेंगे, उस पर कोई और हैवी व्हीकल या मोटर व्हीकल नहीं जाएगा, वो सिर्फ साइकिल के लिए पाथ है। जैसे आप देखते होंगे कि कई अपने मूवीज़ में देखा होगा, जो बाहर कंट्रीज़ में मूवीज़ बनती है उनके अंदर क्या होता है कि सारे पाथ वगैरह स्कूल के लिए अलग कर दिए जाते हैं, बच्चों के लिए अलग, ताकि उनके रोड एक्सीडेंट को यहाँ पर बचाया जा सके। तो यहाँ पर ये क्या है कि जो पैंडेमिक सिचुएशन चली थी, बावजूद इसके रोड एक्सीडेंट हमें ज़्यादा देखने के लिए मिले। तो अब हमें बच्चों की सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल था। इसका यहाँ पर क्या हुआ है, स्पेशल पुश टू एथेनॉल एज अ फ्यूल सेज गडकरी। अच्छा, गडकरी ने जी ने क्या बोला, ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इन्होंने कहा कि अगर हम एथेनॉल का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारे पास जो इम्पोर्ट है हम उसको बचा सकते हैं, और इम्पोर्ट करने से 30,000 करोड़ की यहाँ पर बचत हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो फ्यूल है वो हम बाहर से क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। बट अगर हम अपने यहाँ पर फ्यूल के अंदर इथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं जो कि भारत में ही पाया जाता है, तो इथेनॉल से क्या होगा कि आपका जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो हमारी डिपेंडेंसी है फ्यूल की वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसके से हम बाहर कंट्री से इंपोर्ट कम से कम करेंगे, और ऐसे में हमारे 30,000 करोड़ की यहाँ पर बचत हो सकती है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। इसके बाद यहाँ पर ये तो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा से भरा हुआ है जिसमें हम नहीं पढ़ने वाले, और यहाँ पर ये एडिटोरियल सेक्शन आ गया। अच्छा, छोटे छोटे एडिटोरियल में ज़्यादा टाइम इन पर नहीं लगाऊंगा। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन ऑन क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर बात की गई, इंडिया जो है आप जानते हैं हमारे लोकतंत्र में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इवन आपको पता भी होगा कि अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 25 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने जब अपनी स्पीच दी थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो कोविड-19 पेंडेमिक में जितने लोग मारे गए उनको कॉन्डोलेंस दी गई थी, लेकिन उसके बाद सेकंड पॉइंट में उन्होंने स्टार्ट किया था कि जो इंडिया है वो मदर है किसकी, डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी हैज़ डिलीवर और डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, ये वर्ड्स नरेंद्र मोदी के द्वारा बोले गए थे। और उनका बोलने का मतलब ये था कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो वर्ल्ड के अंदर सिर्फ भारत के अंदर पाई जाती है। इतना बड़ा लोकतंत्र अगर है तो वो भारत के अंदर है। तो ये कहा गया जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। इवन हम डेमोक्रेसी के अंदर क्या करते हैं कि सरकारों को वो मौका नहीं देते जो हम जनता को मौका देते हैं। इवन यहाँ की जो जनता है वो अपनी सरकार को यहाँ पर चुन सकती है। तो ये डेमोक्रेसी को लेकर पूरा आर्टिकल है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो ग्रिम टर्न को लेकर यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है। ये आर्टिकल किस चीज़ को लेकर है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी हमारी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बढ़ती जा रही है उसको लेकर यहाँ पर बात की जाए। जम्मू एंड कश्मीर में एक श्रीनगर का इलाका है, पिछले 6 दिन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे जो आर्मी के जो मेंबर्स हैं, या जो कह सकते हो कि जो हमारे जो कूप्स होते हैं जो वहाँ पर LAC पर, वैसे पाकिस्तान में LOC होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना में LAC होता है, लाइन ऑफ, एक मिनट, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है पाकिस्तान में LOC, और चाइना में होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान की बात की जा रही है। तो पाकिस्तान में हमारे कई सारे जो जवान शहीद है वो हर टाइम क्या होते रहते हैं, यहाँ पर शहीद होते रहते हैं। तो इस चीज़ को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसको लेकर यहाँ पर जो है वो चिंता व्यक्त की गई है। तो ये आर्टिकल पूरा इस पर था। फिर है सिंपल बट ब्रिलियंट। अभी सिंपल बट ब्रिलियंट का मतलब क्या है, अभी क्या है ना कि जो नोबेल प्राइस है वो लगातार यहाँ पर दिए जा रहा है। आपको पता होगा पिछले कुछ समय के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, लिटरेसी के अंदर हमें कई सारे नोबेल प्राइस यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए, हमें मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें। लेकिन आज की डेट में मैं अभी आपको एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा जिसके अंदर आज कल की डेट में भी नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और वो भी किसको दिए गए, जो हमारे एंकर्स होते हैं, न्यूज़ एंकर, उनको दिए गए हैं। और मैं आपको बताऊंगा वो 2 न्यूज़ एंकर, एक तो रशिया के और एक USA के, वो कौन कौन है। ठीक है, चलिए, तो नोबेल प्राइज़ की इस टाइम झड़ी लगी पड़ी हुई है तो उसको लेकर यहाँ पर बात की है। और इसके बाद चलिए, ये हमारा छोटा सा आर्टिकल सेक्शन था, कोई इसमें ज़्यादा खास नहीं था। अब हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ओहो एक मिनट, हमारा पेज ऊपर चला गया था। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आता है। वो आर्टिकल क्या है आप जानते हैं, अभी जापान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज कर दिए गए हैं, और नए प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है फ्यूमियो
किशिदा, ये नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बन गए हैं। दोस्तों अभी क्या है कि जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के, जापान के, तो उनकी थोड़ा हेल्थ वगैरह इशू चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने पहले भी रिज़ाइन दिया था और फिर से उन्होंने जो अपना रिज़ाइन दे दिया है। अब ये जो नए हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं जापान के, तो कहा ये जा रहा है कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के साथ हो सकता है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो पहले से भी ज़्यादा सुधर जाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये जो फीमियो किसदी फ्यूमो सर हैं, ये क्या है, ये इंडिया की तरफ इनका झुकाव स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा रहा है और इनकी जो सोच है वो बिल्कुल इंडियंस की तरह है। तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा हमें इंडिया पर मिल पाए। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जापान के नए प्रधानमंत्री बने, इनको हम इंडिया की विजिट पर बुलाएं और इनसे एक सबमिट करें, जिसके तहत हम अपने व्यापार को लेकर और भी ज़्यादा कई टाइप के एग्रीमेंट्स इन पर कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे मिस्टर किसदा हैं, इन्होंने ये बोला है कि अभी जो 70th एनिवर्सरी है उस पर हम आएंगे और डिस्कस करेंगे कि हम दो नेशन अपने रिलेशंस को और किस तरह से यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हैं। अब ये सब बातें क्यों की जा रही है, क्योंकि देखो जो क्वाड ग्रुप आप जानते हो इसमें 4 कंट्रीज है हमारे पास। तो उन क्वाड ग्रुप के अंदर जापान, और जापान भी हमारी क्या है, एक मेंबर कंट्रीज है और इंडिया भी उसकी मेंबर कंट्रीज है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इंडिया और जापान की जो रिलेशंस है वो पहले से भी ज़्यादा बिल्ड होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इसके बाद अगर हम और आगे यहाँ पर चलें तो एक आर्टिकल आता है 31 सेलेक्टेड फॉर लेटरल एंट्री पोस्ट। अब ये बात क्या बोल रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो उसकी प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती होगी, सारे टायर 1 टायर 2 या प्रीलिम्स और मेंस वगैरह देने पड़ते होंगे, यूपीएससी क्लियर करना पड़ता हो, तब हमें वो सरकारी जॉब मिल पाती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सीधी 31 लोगों को ऐसे सेलेक्ट किया है जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, जिनको बिना एग्जाम के बस सीधा इंटरव्यू लिया और उनको उन पोस्ट पर डाल दिया गया जिनके लिए आप प्रॉपर तैयारी करते हो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आप बता दूं कि इतना आप दुखी मत होइए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है जो कि 3 से 5 साल तक के लिए होती है। मतलब 3 से कम के लिए नहीं होगी, 5 से ज़्यादा के लिए नहीं होगी। अब बेसिकली क्या होता है ना, ये सब गवर्नमेंट क्यों करती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ये जानती है कि जैसे हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं तो हमारे अंदर ना वो काबिलियत नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काबिलियत है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, उन्हें पता होता है कि प्रॉफिट कैसे करना होता है, किस तरह से लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हैं। तो उनके पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है और इवन उनकी जो मैनेजरल स्किल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो गवर्नमेंट उन स्किल्स का फ़ायदा उठाना चाहती है अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा गवर्नमेंट जॉब वाले तो होंगे ही होंगे, लेकिन हम कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी अपने साथ रखेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, परमानेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा, यानी 3 से 5 साल तक के लिए होगा, जिससे हम उनकी स्किल्स का फ़ायदा अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उठा सके। और मेरा मानना ये कि जो ट्रिपल पी मॉडल है उस पर ये बेस्ड है। ट्रिपल पी मॉडल पता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप में आ रही किसके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, और वो उसका पूरा पूरा फायदा यहाँ पर उठा रही है। तो मैं आपको बता दूं भी फ्राइडे के अंदर क्या होता है, 31 कैंडिडेट को यहाँ पर किया गया था प्राइवेट सेक्टर से उठा के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर डाल दिया गया था, और यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर अच्छी अच्छी पोस्ट इनको जो है वो दी गई है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप यूपीएससी के थ्रू पूरा सेलेक्ट होकर आते हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो जॉइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनको रखा गया है। और ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो एप्लीकेशन वगैरह जो चली थी वो दिसंबर 12 तारीख से स्टार्ट हुई थी 2020 में, और फरवरी की 12 तारीख 2021 को यहाँ पर बंद कर दी गई थी। तो यूपीएससी ने इसको पूरे मैकेनिज्म को यहाँ पर संभाला था। इसके अंदर क्या हुआ था, हमारे पास एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा आई थी। मैं आपको बता दूँ 295 एप्लीकेशन आई थी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, और 1247 एप्लीकेशन आई थी डायरेक्टर के लिए, और 489 एप्लीकेशन आई थी डिप्टी सेक्रेटरी के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट सिर्फ 231 कैंडिडेट को किया गया था इंटरव्यू के लिए, और फाइनली हमने सिर्फ उनमें से 231 में से 200 को रिजेक्ट करके सिर्फ 31 कैंडिडेट को क्या किया वहाँ पर एक्सेप्ट किया, जिसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। अब वो हमारे भारत सरकार के साथ मिलकर अपनी सर्विसेज देने में कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 से 5 साल के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से कुछ सीख रही है, इस चक्कर में उनको अपने साथ रख रही है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, एसकेएम कॉल फॉर फार्मर प्रोटेस्ट ऑन अक्टूबर 12। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके अंदर आपको पता ही है हमारे 8 फार्मर जो है वो शहीद हो गए, जिसमें से 4 फार्मर के ऊपर तो सीधी गाड़ी यहाँ पर चढ़ा दी गई थी। तो उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से जो है किसान मोर्चा दल है, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब कहा है कि हम आने वाले समय के अंदर और भी बड़े प्रोटेस्ट करेंगे, खासतौर पे 12 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो शहीद हो गए हैं इसके अंदर, और उसको लेकर कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है। अभी ऊपर आर्टिकल शायद मुझसे छूट गया, मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि
सियोमोटो के तहत उन्होंने इस केस की सुनवाई की थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने अपने कल की डेट में पेपर सबमिट कराया सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमारे साथ रिपोर्ट बनी हुई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया और साफ ये बोला कि आपकी रिपोर्ट सिर्फ शब्दों में है, आप कोई एक्शन यहाँ पर नहीं ले रहे हो। इसका मतलब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमना है उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि आप सिर्फ ये ऑन पेपर दिखा रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। और हम आपको स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो आप समझ गए होगे कि यूपी गवर्नमेंट चीज़ें कितनी छुपाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और आगे यहाँ पर चलें तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो अ, अब सुप्रीम कोर्ट, ये छोटा सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट जो है अब आने वाले समय के अंदर एक हफ्ते के अंदर 2 फिजिकल मीटिंग कर सकता है। मीटिंग का मतलब है फिजिकल हियरिंग यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि अभी तक सारी हियरिंग किस पर डिपेंड हो रही थी, सारी हियरिंग हो रही थी हमारी ऑनलाइन। लेकिन अभी ये थोड़ा सा सिचुएशन अभी ठीक चल रहा है, तो अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर जो हियरिंग है वो क्या हो सकती है, एक हफ्ते में 2 बार हम फिजिकल हियरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि आप जानते हैं कोविड 19 में अभी कई सारे लोगों की जो डेथ हुई है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। लेकिन जब भी मुद्दा उठाया था तो सेंटर इस बात को पूरी तरीके से डिनाई कर देता है और कहता है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पर कोई डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो। लेकिन आप सच्चाई जानते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे अपोजिशन लीडर में जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने साफ साफ रिपोर्ट भी दिखा दी है कि देखो आपके एक ऑक्सीजन के चलते इतनी इतनी डेथें हुई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर और अगर हम आगे चलें तो एयर क्वालिटी को लेकर यहाँ पर बात की है। अच्छा, ये वाला आर्टिकल तो अभी हमने डिस्कस कर लिया ना। 89th एयरफोर्स डे मनाया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्लेन जो है वो करतब दिखाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, एयर क्वालिटी पैनल ने एक्सपर्ट ने बोला है कि आने वाले समय के अंदर जो स्टेबल बर्निंग होती है वो उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पैडी क्रॉप होती है, जैसे हमारी खरीफ की फसल होती है ना, तो जब ये उगा ली जाती है तो इसके बाद क्या होता है, जो उसके बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं उनको फेंका जाता है। फेंका मतलब उनको हटाया जाता है ताकि लैंड को पर हम जो रबी की क्रॉप है वो उगा सकें। तो अब वो हटाने के लिए क्या करते हैं, बेहतर सोल्यूशन क्या है इनके पास, देखो इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह तो है नहीं किसानों के पास जो वो उसको तुरंत डंप कर दे कुछ कर दे। तो वो क्या समझते हैं कि उनको सीधा जला दो, बात खत्म हो जाए। अब जलाने से क्या होता है, जैसे हरियाणा में हो गया आपका, हरियाणा, जैसे हरियाणा से क्या होता है जो किसान लोग जलाते हैं तो दिल्ली तक उसमें क्या होता है, स्मोक बन जाती है पूरे कुछ दिनों के लिए, एक चैम्बर बन जाता है जिससे एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो किसान लोगों ने जो अपने पास क्रॉप उगाई है वो पहले के कंपैरिजन कम उगाई है, जिसके चलते जो पैडी है, पैडी मतलब जो वो सूखी घास है जिसको जलाते हैं, वो पैडी इस बार नहीं उतनी निकलेगी जितनी पहले निकलती है। तो इस वजह से जो हमारी जो स्टेबल बर्निंग है, जिससे एयर क्वालिटी जो है वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगी, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरा कम है होने का इस बार। चलो मैं आपको ना इस पर पूरा आपको डिटेल बताता हूँ कि क्या चीज़ होती है। देखो, स्टेबल बर्निंग है ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन जो जीएस पेपर नंबर 2 है उसके हिसाब से, और एनवायरनमेंट जो पेपर नंबर 3 है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अभी स्टेबल बर्निंग होती क्या है, देखो इसको हम पराली बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम अपनी क्रॉप से जो सीड्स हैं वो निकाल लेते हैं तो बचा वो जो पार्ट है वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार होता है, वो बिल्कुल ड्राई होता है, एकदम सूखा होता है। अब क्या होता है, जैसे विंटर आने वाली है यानी विंटर क्रॉप जिसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं, अब हरियाणा पंजाब में क्या होगा कि रबी क्रॉप की जो है उगाई स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसके चलते जो पुरानी फसल है उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर जलाया जाएगा। जब वो जलाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि सडनली एक पोल्यूशन लेवल जो है हमारा क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। अब ऐसा तो नहीं कि वो हरियाणा में जलाया जाए तो हरियाणा में ही रहेगा, अब नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनमें भी तो वो चीज़ जाएगी ना। तो अब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास देखो टेक्नोलॉजी तो होती है नहीं जो उस चीज़ को हम डंप वगैरह कर पाए, तो बेहतर तरीका क्या है कि उसको जला दो। अब जलाने से क्या होता है, पोल्यूशन लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। पोल्यूशन के चलते कौन कौन सी इसमें हार्मफुल गैसेस आ जाती हैं, जैसे आपका मीथेन CH4, वो गैसेस बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO बढ़ जाती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC हमारा बढ़ जाता है। कार्नियोकिक पॉलीस्क्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इस टाइप के जो कंपोनेंट्स है वो हमारे एयर के अंदर इतने ज़्यादा घुस जाते हैं जिसके चलते हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है, पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। और इससे कई सारे हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेल हो जाना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अभी किसान लोगों ने जो है इस बार जो है अपनी जो क्रॉपिंग है वो पहले के मुकाबले थोड़ी कम की, जिसकी वजह से पराली उतनी नहीं निकली जितनी पहले निकला करती थी। जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आएगा। चलिए इसके बाद अगर हम और आगे यहाँ पर चलें तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था ना कि नोबेल प्राइज़ आजकल दिए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और
परसों लिटरेचर को भी दिया गया था। अब एक और पीस नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है किसको, जर्नलिस्ट को, जो कि फिलीपींस और रशिया के हैं जर्नलिस्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन है सर जर्नलिस्ट मतलब जैसे हमारे भारत की अंजना ओम कश्यप है इस टाइप की। दोस्तों देखो हमारे भारत के जो जर्नलिस्ट है वो तो पूरी तरीके से मोदी मीडिया के साथ पूरे इन्फ्लुएंस्ड है। अगर मोदी एक बार रो देंगे तो पूरे दिन नजर खबरों में यही चला मोदी रो देंगे, लेकिन किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। मतलब मेरे कहने का इशारा आप समझ चुके होंगे कि हमारी जो मीडिया है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है। अपनी टीआरपी के लिए, अपनी कमाई के लिए वो किसी भी लेवल पर आ सकती है। बट अभी भी हमारे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि फ्री और बिना बाइस्ड हुए अपनी कोर्ट अपनी डिसीजन को वहाँ पर देते हैं और अपने आर्टिकल्स को वहाँ पर पब्लिश करते हैं। उन्हीं में से ये दो पर्सन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों जर्नलिस्ट फिलीपींस और रशिया के हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री तक पे उंगली उठा दी थी और सच सामने लेकर आए थे। क्या ऐसा भारत में हो सकता है कि अपने प्रधानमंत्री का सच सामने लेकर आ सके? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन दोनों ने ये हिम्मत करके दिखाई और इसी वजह से इन्हें 2021 के अंदर क्या मिल रहा है, नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद और अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो इस वाले सेक्शन में तो फिलहाल ऐसी कोई अभी न्यूज़ आ नहीं रही है। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ कि आपको पता ही होगा कि कल जो है हमारे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो बुलाई गई थी। आपको पता है ना हर दूसरे महीने पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी की क्या होती है, मीटिंग होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग के अंदर जो रेपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। पिछले 18 महीने से हम देखते आ रहे हैं कि जो रेपो रेट है वो लगातार क्या है, कॉन्स्टेंट है, जो कि 4% से है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर ये बोली जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो जीसैप के थ्रू अब एक्विजिशन नहीं करेगी। आप जानते हैं आरबीआई जो होती है ना वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो फ्राइडे को इन्होंने कहा कि जो जीसैप होता है यानी गवर्नमेंट एक्विजिशन प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक्विजिशन प्रोग्राम होता है, अब उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी अब हम कोई भी जीसैप जो है वो बाय नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना पैसा हो चुका है कि अब हमें और पैसा रिलीज करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो आरबीआई ने पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जीसैप को। मैं रिपीट करूँ, जीसैप मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। ठीक है, ये होता है। और बाकी तो अभी यहाँ पर इसमें एक चीज़ आ रही है कि जो पीयूष गोयल है, ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि हम एशियान के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को और आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों एशियान तो आपको पता ही होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके साथ क्या है, अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था उसकी वैलिडिटी को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर लगने वाले जो टैक्सेस हैं उसको यहाँ पर क्या किया जा सके, यहाँ पर रिमूव किया जा सके। दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एशियन क्या है। मैंने शायद नोट्स में अभी लिख नहीं पाया बट मैं आपको बताता हूँ। जो एशियन है ना, ये हमारे टोटल 10 कंट्रियों का पूरा क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, और ये हमारे जैसे जो नीचे के इलाके जैसे आपका थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इस टाइप के। चलो आप एक काम करना कि मुझे आप कमेंट करके बताना है एशियन के अंदर वो कौन कौन सी 10 कंट्री जो है वो शामिल होती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कल की डेट में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने आईएमपीएस की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले हम आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस मैकेनिज्म के अंदर सिर्फ 2 लाख तक की पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब हम आईएमपीएस 5 लाख तक की कर सकते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें क्यों की जा रही है, कहीं ना कहीं इस तरह से गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो आईएमपीएस की जो पहले लिमिट थी वो 2 लाख थी, जो अब बढ़कर कितनी होगी, 5 लाख होगी, जो कि 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर हम अपने पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और अगर हम आगे देखें, चलो स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गई। अब हम बात करते हैं कि कल की डेट में हमारे यहाँ पर निफ्टी के अंदर कौन सी वो टॉप 50 कंपनियां थी। तो वो थी हमारी अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विस, बजाज फाइनेंस, भारतीय टेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान लीवर, आईसीआईसीआई, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, कोटेक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। और अगर हम बात करें यूएस डॉलर वो 74 रुपीज़ का होगा, यूरो 86 रुपीज़ का, ब्रिटिश पाउंड 101 रुपीज़ का, जापानीज येन 66 रुपीज़ का, चाइनीज युआन 11 रुपये का। और ये 5 करेंसी को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर, जो कि 1969 के अंदर आईएमएफ के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।